जो है, अब ये तत्व और यौगिक जो जो भी चीजें हैं ये बनती कैसे हैं आखिर, है ना, किन चीजों से बनी है। इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है परमाणु और एक है अणु। ठीक है, परमाणु को आप लोग एटम कहते हैं, अणु को आप लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु क्या है ये आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा सा एक रिमाइंड करा देते हैं। परमाणु जो किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में ये पार्टिसिपेट करता है ना। अब वहीं पे अगर अणु क्या चीज है, ये भी छोटे से छोटा कण है लेकिन ये स्वतंत्र रहता है ना। ये जो है स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र कैसे? तत्वों के अणु जो हैं वो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तीन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब अणु अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं तब तो वो एक परमाणु कहलाते हैं। अगर दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं तो वो आपका द्विपरमाणु कहलाएंगे। बहुत से जैसे कई परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तो उसे हम बहुपरमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, अणु और परमाणु। अब हम इसमें एक चीज इसमें ध्यान दें कि अणु और परमाणु जो है उसका क्या डिफरेंशिएशन तो जनरल तो हो गया है, लेकिन इसको हम अगर कायदे से देखा जाए तो किस तरीके से कर पाएंगे हम लोग, कैसे हम लोग इसका वो देखेंगे। अब जैसे एक अणु है, आपको एक अणु ले लीजिए, चलिए अच्छा पहले परमाणु की संरचना पढ़ा देते हैं, उसके बाद तब ये बताते हैं अणु और परमाणु के बीच में क्या होगा। पहले परमाणुओं की संरचना एक हम लोग जनरली जो परमाणु होते हैं वो आपके तीन, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्या है? ये एक विभाज्य कण है, ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब किसी परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं तो उसके तीन पार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं, रदरफोर्ड ने तो प्रोटॉन की थी। थॉमसन, जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलकत्ता की 1896 में जो है इन्होंने वो इसकी खोज की थी। और कैसे खोज की थी? कैथोड किरणों के अध्ययन कर रहे थे। ये कैथोड किरणें एक रेज होती हैं, उसका ये अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें इन्होंने देखा कि कुछ जो है वो कण है, मूल कण है, वो नेगेटिव उनके ऊपर चार्ज है ना, ऋणात्मक आवेश है उनके पास। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन दिया था। ऐसे प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने थी, रदरफोर्ड है इन्होंने किया था। उन्होंने देखा कि जो है ये इस पे पॉजिटिव एक आवेश होता है, पॉजिटिव, तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन पे आपका जो है वो नेगेटिव आवेश हो गया, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव आवेश हो गया, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, ये आपका इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। लेकिन इन तीन कणों से ही मिलके आपका किसी परमाणु की रचना होती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने जो है वो थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने, थॉमसन
और ये रदरफोर्ड थे, प्रोटॉन की खोज। तीसरा चैडविक। हाँ, और तीसरा जो है वो साइंटिस्ट थे चैडविक। इन्होंने खोज किया कि जो है इन दो के अलावा एक न्यूट्रॉन भी है जिसका ये जो है वो का परमाणु जो आपका वो है द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन ये आवेश में इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अच्छा ये आप लिख रहे हो इस पे है ना, एक जो शॉर्ट फॉर्म जो कभी हुआ करता था, आज भी लोग याद कर रहे हैं, याद करने के लिए करते हैं, अच्छी बात है। ईटा पर नाथ है, नाचो है, नाचो है। ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन पर नाच, पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन ये चा है तो नाचे है ना, ईटा पर नाचे। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, लोग जनरली बनाते हैं, इसको याद करने का ये काफी अच्छी चीजें हैं। इस तरह से आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर कोई चीज इसको आप आपस में बना लेंगे ना, और जनरल चीजों से बनाइए, बहुत टिपिकल चीजों से मत बनाइए, आसान चीजों से जब आप बनाएंगे तो ये अच्छा कुछ चीजें जो है वो रटनी पड़ेंगी आपको यहाँ पढ़ना नहीं है ना, ये डीप में नहीं पढ़ना है, तो आपको कुछ चीजें जो याद है तो याद रह जाएंगी। तो याद रखने के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वे होता है, इसको जो है आप किसी न किसी फॉर्मूले पे अपना डिराइव कर लीजिए, उससे आप अपना याद रखिए। अब इसी में एक होता है कि परमाणु क्रमांक होता है और दूसरा होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है वो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, उस परमाणु के नाभिक में देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाभिक में कौन कुछ दो कण होते हैं परमाणु के? प्रोटॉन। हाँ, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करता, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हाँ, नाभिक के बाहर होता है वो। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोटॉनों की जो संख्या है उसी को हम जो है वो परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, ये जो परमाणु क्रमांक बराबर क्या कर दिए, सिंपल सा करिए, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, आप प्रोटॉनों की संख्या जो है, अब ये क्या है, ये देखिए प्रत्येक तत्व का जो भी तत्व लेंगे आप है ना, उसमें क्या है कि आपका ये परमाणु क्रमांक फिक्स होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है ना जी, ये कभी भी किसी भी तत्व का चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अब इसमें एक जो मास नंबर आता है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, दोनों यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आएंगे, दोनों का ये टोटल नंबर होता है, उसको हम कहेंगे आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या हुआ आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल इसको द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब किसी तत्व का लिखा कैसे जाता है, किसी तत्व को अगर डिनोट कर दिया उसने, ऐसे लिख दिया, Na क्या है, Na को जब बताएंगे Na क्या होता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम की कोई क्वालिटीज आपको याद है? जादूगरी की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने ना, जो जादू दिखाते हैं, देखा होगा आपने सोडियम।
पानी में आग लगा देते हैं। पानी में आग लगाने हाँ वाला सर। पदार्थ। पानी में जो आग लगा देते हैं वो क्या वो करामात क्या है? वो ये सोडियम की करामात है ना? जी अब ये देखिए नवीन यहाँ पे जी। अगर ऐसे लिख दिया गया नवीन जी, कि आपका नवीन जी, यहाँ सर एक प्रश्न और पूछता है कि सोडियम को रखते कहाँ पे हैं? सोडियम को किस द्रव्य में रखते हैं? सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। जी, तो आग लग जाती है इसीलिए। वहाँ पर क्यों रखते हैं बता देंगे? हमको कोई बताएगा हमको वहाँ पे क्यों रखते हैं? बताइए भाई, कोई जिससे बताए। वायु के संपर्क में ना आए, O2 के संपर्क में। क्योंकि नमी आपके मट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना आपको है। नहीं सर, इसीलिए उसमें रखते हैं। पानी रखेंगे तुरंत आग लगा देगा वो। मतलब नमी ऑक्सीजन का अगर खुले में छोड़ देंगे तो उसके अंदर नमी आ जाए। हाँ वही बात है, वही बात। यस सर, नमी के कारण वो उसमें आग लग जाती है अगर उस खुले में रखेंगे तब। जी ठीक है। और सर उससे सोडियम को चाकू से काटने पर भी कट जाता है। हाँ ये भी सही है। अब एक्सपेरिमेंट देखिए ऐसे ही होते हैं। आप उस पे जो है साइंटिस्ट ऐसे ही लोग बनते हैं, है ना? वो हम लोगों ने तो कभी चाकू से काटा नहीं है। लोग छोटे टुकड़े मिलते थे उस समय मिलते भी नहीं थे, बहुत कम मिलते थे है ना? जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आता है ना? तो ये अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो ये सिंपल सा ये डिनोट करता है कि जेड आपका जो है वो परमाणु क्रमांक है, जेड से डिनोट करते हैं, और ए आपका जो है वो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या है। ठीक है। तो अगर ये चीज लिखा हो देखिए 11 Na23, ठीक है। ये सोडियम का एक है। सोडियम का आपका जो है वो सोडियम के परमाणु के नाभिक में जो आपका है 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है। अब इधर कोई जैसी हालांकि निकालने को आता नहीं है, तो जनरल सी बात है कि ये अगर चूंकि आपको मालूम है कि ये चीज प्रोटॉनों की संख्या है और ये चीज आपकी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आराम से पता चल जाएगी कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है। जनरली जो है किसी भी तत्व को डिनोट करने का यही तरीका है। जेड आपका मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कोई एक तत्व हमने ले लिया, यहाँ दूसरा लेते हैं, ये तो लिखना ही है, और ये ठीक है। ये आपका तत्व हो जाएगा कोई जो भी तत्व होगा, और ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, ये आपका द्रव्यमान संख्या यानी कि 5 नंबर हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो आती है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप देखते होंगे, हाइड्रोजन के 3 हैं। ठीक है ना? हाइड्रोजन का अक्सर आप जानते हो, नाम सुना होगा आपने, ड्यूटेरियम है एक, तो तीसरा क्या है? ट्राइटियम। अब हाइड्रोजन की क्या है, इसमें कैसे लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें सेम है और क्या चीजें अलग हो रही है इसमें। ठीक है ना? अब इसमें तो क्या है कि एक अब ड्यूटेरियम मतलब हो गया कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे। ट्राइटियम मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोजन का 3 परमाणु होंगे, है ना? तो एक आपका H1, H2, H3, इसको लिखने का ये 1H1, 1H2, 1H3। अब ये तीनों हाइड्रोजन के हैं। देखिए इसमें तीनों में परमाणु क्रमांक जो है, जो जेड इसे बोलते हैं आप, वो तीनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हो रहा है? आपका द्रव्यमान संख्या में। ठीक है ना? द्रव्यमान संख्या में चेंज हो रहा है। तो पहले वाला तो सिंपल हाइड्रोजन आपका हो गया 1H1, 1H2 आपका ड्यूटेरियम, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है,
और ये आपका 1s3 यानी कि ये तीन इससे परमाणु है, तो यानी कि ये ट्राइटियम बोलते हैं इसको जो है हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका समस्थानिक। एक वर्ड होता है समस्थानिक, है ना। अब समस्थानिक क्या होते हैं इसमें? समस्थानिक में जैसे कि स्पष्ट हो रहा है आपको, इसमें परमाणु क्रमांक आपका चेंज नहीं होगा। जी, सब स्थान पर रहेंगे। परमाणु क्रमांक इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान संख्या है वो डिफरेंट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका समस्थानिक। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, अब दूसरा एक वर्ड होता है इसमें हम लोग, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1h1 1h2 1h3, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब एक चीज और चेंज हो सकती है, कभी कभी क्या होता है कि आपका द्रव्यमान संख्या सेम होती है बहुत से तत्वों की, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या सेम होती है। जैसे इसको हम ले सकते हैं एक एग्जांपल के रूप में, आर्गन। ठीक है, एक हो गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, एक कैल्शियम हो जाएगा, एक आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, कोई बताए? ये तीनों फॉर्मूले जो लिखे उसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक अलग। हाँ, अब इसमें द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक इसमें जो है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इस तरह का जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं संभारिक, यानी कि आइसोबार्स। एक हो गया समस्थानिक जिसमें आपका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, द्रव्यमान संख्या जो आपकी डिफरेंट होगी, और दूसरा होगा समभारिक। भारिक मतलब जान रहे, भरा, भार, भार मतलब द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना, संभारिक, आइसोबार्स। इसमें आपका द्रव्यमान संख्या सेम होगी, परंतु आपका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है इसमें। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको हम लोग जो है वो सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे आपका हो गया 1h3। 1h3 क्या है ये मालूम है ना आपको? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। और एक आपका या एक ये He मालूम है ना, हीलियम। जी सर। तो एक हो गया 2He4 आपका हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो सेम है, आपका दिख रहा है ना नवीन भाई जी? ये हवाई जहाज के जो चक्के हो तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है क्या? हाँ, उसमें जाती है सर। कहीं पढ़ा था मैंने कहा देखें इसमें तो कहीं सही है कि नहीं सही है, हवाई जहाज के चक्के में हीलियम गैस वाला। क्या होता है सर ना, ये हीलियम गैस जो है ना, जैसे वो उसके अंदर जो है वो उड़ने उठाने की जी, उसको। और सर कृत्रिम जो गुब्बारे और सर कृत्रिम जो ऑक्सीजन जो बनती है उसमें भी कुछ इस्तेमाल होता है क्या इस गैस का, हीलियम गैस का? कृत्रिम ऑक्सीजन के बारे में तो हाँ करते वो होंगे भी, आइडिया तो नहीं मुझे है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको जी, है ना, पड़े हुए बहुत दिन हो गए, कुछ तो आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा इसमें।
ठीक ठीक सर। तो अब इसमें देख रहे होंगे आप कि अब इसमें अगर न्यूटनों की संख्या निकालनी हो तो आपको पता है कि 3 - 1 और 4 - 2, ठीक है ना। तो ऐसे तत्वों को सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसी के कुछ उदाहरण आपका हो जाए, जैसे 6C13 नवीन भाई नवीन जी, हाँ ये सब सर, ये प्रश्न सारे आपके परीक्षा में आने वाले नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा है ना, सुनिए जो बता रहे हैं ना, ये वो ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा बच्चों को ना, नॉर्मल बता उस हिसाब दीजिए से एक आगे बार। प्रश्न भी जो शुरू होंगे ना, हाँ एक थोड़ा सा दे रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनिमम वो चीजें मालूम हो जाए लोगों को, हाँ, है एक ना। बार नॉर्मली बता दीजिए, लेकिन बहुत बहुत इस पर गहराई मत जाइए इस पर। गहराई में जा रहे हैं जैसे बाउंस कर जा रहा है। हैं? बाउंस कर जा रहा है, क्या हो जा रहा है? बाउंस ज्यादा हो जा रहा है सर। बाउंस हो जा रहा है। हाँ नहीं तो कुछ वो आर्ट्स के लिए देखो भैया, ऐसा है ना कि साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा आराम रहता ही है, हाँ, आराम। आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा बताना पड़ रहा है। नहीं तो साइंस वाले होते तो सीधा सीधा बता के निकल जाते, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वो क्या है। अब रेडियो एक्टिविटी जब आपको बताएंगे तो सिंपल सा ये बताएंगे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत उसके बारे में अगर बहुत डिटेल बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीजें थोड़ा बेसिक चीजें है ना, ये बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए ना, चलिए ठीक है। क्योंकि वो आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा ध्यान में रख के बताना पड़ रहा है ना, ताकि उनको ये ना रहे कि एकदम से ये क्या चीज आ गया अचानक से, ठीक है। जी। जैसे अब वो कभी सर ये विपिन भाई क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है इसमें, है ना। विज्ञान वाले में सर आता है, आर्ट वाले में नहीं आता सर, विज्ञान वाले में आता है। हाँ, कभी कभी आ जाता है ना। जूनियर वाले में, विज्ञान वाले में पूछता है, आर्ट वाले में नहीं कभी इस तरह प्रश्न आता है। नहीं, आर्ट वाले में नहीं आता है जी, विज्ञान वाले ही कह रहे हैं जनरली प्राइमरी के उसमें जो है विज्ञान वाले करते कहाँ होंगे उसको, वो तो उस क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान का लेते होंगे ना वो ऑप्शन। तो जूनियर वाले विज्ञान वाले जो होते हैं उनमें आता है सब चीजें। जी सर। चलिए तो थोड़ा सा एक रेडियो एक्टिविटी वाले में भी थोड़ा सा एक कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना जी। अब रेडियो एक्टिव नाभिक कौन से होते हैं, अगर अब जैसे ध्यान दिया होगा आपने, तो ये जो बहुत हैवी नाभिक होता है, जिसकी परमाणु का बहुत हैवी नाभिक होगा, बहुत भारी होगा, वो बिल्कुल अस्थायी होगा। जितना हल्का होगा उतना अस्थायी होगा, ठीक है। तो जो बहुत भारी होगा तो उसमें विघटन बहुत अपने आप होता है, या फिर कराना पड़ता है। कराने का प्रोसेस जो मैनुअल कराते हैं उसका उपयोग कहीं और होता है, और जो अपने आप होता है उसका उपयोग भी उसका भी क्या होता है प्रैक्टिकल, वो कुछ उदाहरणों के जरिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी विघटन जो है वो मेनली जो है एक नाभिकीय मतलब जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता इसमें। ये दो चीजों को आप मिला रहे हैं तो उससे एक नया चीज रिएक्शन होने के बाद एक नई चीज फॉर्मुलेशन बन रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बम बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन बम बनाने का सिंपल सा वही है कि रेडियो एक्टिविटी का जो वो है वो आपका एक गुण उसमें होता है नाभिकीय संलयन। अब सिंपल सा याद कर लीजिए, बहुत डिटेल में अब जाने के नहीं जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जो नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है, जुड़ने वाली प्रक्रिया जो होती है ना, नाभिकीय विखंडन एक होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सर परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पे या संलयन पे? हाँ, नाभिकीय संलयन जो है वो आपका हाइड्रोजन बम का जब जो है हाइड्रोजन बम, तो ये तीन चीजें बस याद रखनी है कि रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड है आपके नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से, और नाभिकीय संलयन का जो उदाहरण आपका है नाभिकीय संलयन का, वो हाइड्रोजन बम बनाने में उसका यूज होता है, नाभिकीय संलयन के प्रोसेस का। इसमें सर इसमें एक चीज और बनता है सर यहाँ से, इसे नाभिकीय संलयन को किसमें की थी? हाँ बताइए सर। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने जी। हाँ, तो ये रेडियो एक्टिविटी की जो एक मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी थी, हस्बैंड वाइफ थे। तो रेडियो एक्टिविटी का जो है वो खोज उन्होंने ही की थी, ठीक है जी। यहाँ से सर दो तीन प्रश्न बनते यहाँ से हैं, जैसे नाभिकीय संलयन से परमाणु बम बनता आपका है, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम, नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम, सूरज के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन जो सूरज है
वो किस विध की होती है, तो भी संलयन आपका वहाँ पे है। परमाणु भट्टियाँ जो आपकी होती हैं जिससे आप जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लाइट बनती है, वो नाभिकीय संलयन। ये सब चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोगों को यहाँ से, ये परीक्षा में यहाँ से पूछता है। हाँ, वो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं ना, देखिए मैंने बताया था ना कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है 2 तरीके से होती है। एक तो ऑटोमेटिक होती है और जैसे सूरज का है, उसमें सर एक चीज और पूछता है कि उसमें एक राड पड़ती है नियंत्रित करने के लिए, जो उसको पूछता है बहुत। हाँ, पानी वाला जो रिएक्टर में पानी वाला पूछता है, ठोस पानी जो होता है, क्या नाम उसका, H2O, D2O, जो मंदक होता है, इसको जो नियंत्रित करता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है। वो कहते हैं हैवी वाटर। हाँ हाँ हाँ, अरे भारी जल। जी 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 जी, D2O, डाइटोरियम तो ये ऑक्साइड। जो नाभिकीय रिएक्टर है ना, जैसे देखिए ऐसा है कि इसमें चूंकि क्या है कि जब नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। वो अब ऊर्जा हमारे पास, जब इसमें ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है इसमें ऊर्जा का, भाई आप ज्यादा थर्मल प्लांट जो लगे हुए हैं आपके, कोयला हो गया है ना, या आपका ये डीजल पेट्रोल हो गए, या आपका जो पानी की जो होते हैं है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स जो उससे भी उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जो है ये चीजें जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसका बहुत छोटा सा कण है ना, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, पदार्थ है, उसका बहुत छोटा सा आप कण ले लीजिए और उससे ही आपको इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी है ना, कि जो बहुत सी जरूरतों को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कंसेप्ट नाभिकीय रिएक्टर का आया, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब हम आपको इसमें कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब कितना एनर्जी निकलना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसमें सर राड के बारे में पूछा, कौन सी राड लगती है सर उसमें, है जैसे मंदक जो आपका रिएक्टर बनता है, उसमें जो मंदक होती है, जो मंदक के लिए राड का प्रयोग होता है, उसका नाम सर कौन सा लोहा होता है, उसका उसके बारे में पूछता है। मंदक के रूप में किस राड का प्रयोग करते हैं, किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, ईंधन में भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, नहीं, भारी जल के अलावा सर, तो भारी जल सर ठंडा करने के लिए है, एक मंदक का प्रयोग होता है जो लिया जाता है, जो सोखता उसको है, किरणों को जो सोख लेता उसके विखंडन को, क्या नाम उसका, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, कोई बताएगा इसमें हमको, जो कौन सी राड का इस्तेमाल करते हैं? याद है किसी को? सर कैडमियम की छड़। हाँ, कैडमियम, बहुत सही, कैडमियम की छड़ होती है, बहुत सही जवाब आपका है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से है। और उसमें ईंधन के बारे में पूछता है कि परमाणु भट्टी में किस ईंधन का प्रयोग होता है, कौन सा संशोधित ईंधन लगाते इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, रेडियम आपका तो पदार्थ का नाम कोई पूछता है, तत्व का नाम कौन सा है, वो शायद प्लूटोनियम 233 कुछ करके इसी तरह से है कुछ, मुझे याद नहीं सही से। प्लूटोनियम 233 जी, वो उसके बारे में पूछता है। ये सब चीजें थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि इसमें कौन कौन से मतलब क्या क्या होते हैं आपके, जैसे ना, जैसे अभी कुछ चीजों को, जैसे है कि आपका सोडियम है ना, सोडियम Na24 जो है आपका, ये किसमें, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। Na20, भाई देखिए सोडियम का कितना होता है, 23 होता है ना। यस सर। हाँ, तो अब ये 24 है, Na24, यानी कि ये जो है वो सोडियम का एक समस्थानिक है। अब देखिए ये समस्थानिक इसीलिए आपको बताया था, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक इसीलिए बताया गया था। अब आप Na24 लिख के आ जाएगा तो आप कहें, आप बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, यार ये Na24 तो होता नहीं है, Na का तो 23 होता है ना। इसीलिए थोड़ा समस्थानिक आपको बताया गया, 1s2, 1h1, 1h3। सोडियम का जो है वो 23 और 24, 24 जो होता है वो सोडियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक हो गया। इसका आपको जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन में जो है, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग इसको जो है सोडियम 24 का यूज करते हैं, ठीक है ना। जी जी। अच्छा, कुछ ऐसे ही है, जैसे कैंसर है, ल्यूकेमिया है आदि के जो है वो P32 एक वर्ड आता है ना, वो समस्थानिक है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और थायराइड के लिए भी आता है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको देखिए ध्यान से देखिए। ये आपका Na24 जो है, ठीक है ना, ये आपका ब्लड से रिलेटेड जो भी है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन को क्या मतलब हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, परिसंचरण, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो दिक्कतें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
ये धरती को उम्र पता करने के लिए सर पूछता है, जीवाश्म अध्ययन के लिए। धरती की उम्र है, पेड़ों की उम्र है ना। अभी सब वो धीरे धीरे सब आएंगे सब इस वैज्ञानिकों में। जी जी, जितने भी रेडियो एक्टिव है ना, ये सारी चीजें पता है कि कैसे पता किया जाता है ना कि जैसे कोई पेड़ कितना पुराना है ना। वो तो सर उसके बलय उसमें होते हैं। को काउंट करके किया, हाँ, उसमें कार्बन का जो है कार्बन के समस्थानिक यूज किए जाते हैं। हाँ, कार्बन वाला सर उसमें जीवाश्म के अध्ययन के लिए होता है। कार्बन का कौन सा सर है वो, क्या नाम उसका है? कार्बन C14 सर है, C14। C14 हाँ। और इस तरह से जीवाश्म, इसी तरह से जो धरती की उम्र पता करने के लिए उसमें कुछ उसका भी प्रयोग होता है। धरती की उम्र, किसी चट्टान की उम्र जानने के लिए किसी समस्थानिक का प्रयोग होता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो C14 आपको मालूम ही हो गया है ना। जैसे किसी कार्बनिक वस्तुओं की जो आयु निर्धारित करते हैं है ना, और अगर तो इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब एक आता बहुत जो अक्सर ये पूछा था, मैच कराने के लिए भी कभी कभी आ जाता है ना, वो आपका ये चीज आज की डेट में इम्पोर्टेंट भी रहती है। तो कोई बताएगा क्या चीज है ये? हाँ जी, कोई बता रहा है? हाँ भाई बोलिए आप लोग। साइंस साइड के बताएं, साइंस साइड बता देंगे। चलिए, ये कोबाल्ट 60 है ना। ये तो भाई आना चाहिए सभी लोगों को, बताइए। कोबाल्ट के बारे में पता नहीं लोगों को, कोबाल्ट क्या होता है, CO से कोबाल्ट होता है, इतना पता नहीं है लोगों को। एक तत्व समस्थानिक रेडियो एक्टिव तत्व है, समस्थानिक है, जिसका हम लोग कैंसर के उपचार में इसका यूज करते हैं जी। ये बहुत है, ये अक्सर देखें बहुत सी एग्जामों में ये आता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक आपका ये है आयरन। जी जी जी, फेरस। आयरन का तो जानते हैं ना आप, एनीमिक जो भी होते हैं जिसमें अरक्तता या क्या एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया, पालक कहते हैं, रक्ताल्पता है ना, गुड़ खाइए, रक्ताल्पता जो होती है, रक्ताल्पता जो होता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए, मतलब खाने के लिए तो देते ही हैं आयरन से संबंधित फूड है ना, पालक हो गया, आपका गुड़ हो गया है ना, और भी चीजें जो इसमें आयरन रिच है, मेथी हो गया, सब सारी चीजें। तो लेकिन वो कैसे मालूम होगा या मतलब जो एनीमिक है तो उसको पता लगाने के लिए और रक्तता का प्रयोग पता लगाने के लिए हम Fe59 जो एक रेडियो समस्थानिक है उसका यूज करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो ऐसी मैच की, देखिए Fe होता है आयरन, इसको आप जनरली से मैच कर सकते हैं, और रखता है एनीमिया। एनीमिया जो भी होता है वो आयरन की कमी या खून की जो कमी होती है उसमें ये चीज होती है ना, एनीमिया। ऐसे ही आपका एक ये आप जानते हो थायराइड एक होता है, थायराइड वर्ड सुना, एक रोग होता है। जी सर बिल्कुल। थायराइड एक रोग होता है जिसमें क्या होता है, घेगा पड़ जाता है गला का, गले की उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब उसको मालूम है आपको किसी कमी से होता है वो, आयोडीन। तो ऐसे ही एक समस्थानिक आपका है ये। ठीक है, T131। थायराइड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं है ना, थायराइड ग्रंथि में आपका कोई प्रॉब्लम है या थायराइड का कोई कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है ना, इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए हम ये वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है समस्थानिक। सही बताइए आप लोग, घेगा रोग का और किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में क्या नाम इसका है? घेगा रोग का इंग्लिश में क्या नाम है? नहीं, स्कर्वी तो विटामिन सी कमी से होता है। विटामिन सी से होता है। अच्छा, ग्वाइटर, बहुत सही। ये बताइए इसमें जो प्रयुक्त है, जो जिसका इस्तेमाल करते हम लोग हैं इसको समाप्त करने के लिए, वो मिलता कहाँ पे है? क्या नाम उसका? इंसुलिन? नहीं इंसुलिन नहीं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं इंसुलिन नहीं। अभी क्या बताया आपने जिसके प्रयोग होने से खत्म होता है घेगा रोग? आयोडीन। हाँ, बताइए आयोडीन का स्रोत क्या है? आयोडीन कहाँ से मिलता है नमक, अदरक जी? रिच
सोच हो जाए, नमक सोच और ये लीजिए सब तो सोच बहुत लीजिए जनरल इसको, सोर्स हो स्रोत गया। कहाँ से मिलता है ये बताइए हमको। सब्जियों में, हरी सब्जियों में, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अदरक। ये तो जनरल चीजें बता रहे हो आप, वो चीजें नहीं मिलती उसमें। आयोडीन रिच जो है वो बताइए आप कहाँ से, मतलब बहुत बढ़िया चीजें। आयोडीन का सबसे बेहतर स्रोत कौन सा है? ये बहुत परीक्षा में बहुत पूछता है, इसको दिमाग में आपको कंफर्म करना है इसको है। ये जैसे आयोडीन नमक से मिलता है, नमक ज्यादा खाएंगे वो भी तो नुकसानदेह है, जी बिल्कुल। लेकिन वो चीज जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है वो आयोडीन का आपका। मैं बताऊं आप लोग, जो सारे समुद्री उत्पाद जो आपके हैं, समुद्री उत्पाद मतलब से क्या है कि ये सबसे क्या नाम है, आयोडीन का सबसे बढ़िया स्रोत हरी शैवाल है। जो समझो समुद्रों के जो हरे पौधे वहाँ पे उगते हैं, समुद्रों में घासें उगती हैं, जो वनस्पतियाँ उगती हैं, और खास करके वही स्रोत है जो भी चीज़ खाता पीता उसको है। मतलब खास करके समुद्री उत्पाद जो भी आपके हैं, जैसे नमक हमारा कहाँ से मिलता है, नमक आपके समुद्र से बनता है। समुद्र। तो समुद्र में ऑलरेडी हरित शैवाल वहाँ पे होते हैं, नमक में मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ से आयोडीन मिलता है आपको। मतलब आयोडीन का मुख्य स्रोत हरित शैवाल है, समुद्र में घासें जो है इसके स्रोत हैं।